Hello friend, welcome to Varia DT classes. Today subject is design of steel structure and chapter is tension member. And टेंशन मेंबर में हम आगे जो पिछले क्लास में देखे थे वहाँ से आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लॉन्ग जॉइंट के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो लॉन्ग जॉइंट किसको कहेंगे? तो इफ़ द लेंथ ऑफ जॉइंट इज़ ग्रेटर देन 15 फाई और 150 टी देन इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग जॉइंट। ठीक है, तो लॉन्ग जॉइंट को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सपोज दो प्लेट कनेक्टेड है बोल्ट के थ्रू, तो अगर 15 टाइम्स ऑफ डाया बोल्ट अगर लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, कनेक्शन जो लेंथ है वो 15 टाइम्स ऑफ डाया से ज़्यादा है, तो उस केस में हम लेंथ ऑफ जॉइंट को लॉन्ग जॉइंट कहेंगे। ओके, बोल्टिंग के केस में। अगर वेल्डिंग का केस है तो वेल्डिंग के केस में हम 150 टी मीन्स थ्रॉट थिकनेस, थ्रॉट थिकनेस। If the length of joint in welding is greater than 150 times of throat thickness, then it is called a long joint. तो next point है, it is assumed that applied load is shared by all the rivets. ठीक है, assumption में हम क्या मानते हैं कि सभी रिविट्स के द्वारा या बोल्ट के द्वारा कि जो लोड को इक्वली शेयर किया जाएगा। बट इज लॉन्ग जॉइंट, बट इन लॉन्ग जॉइंट आफ्टर दैट टेक्स मोर लोड देन द इनर रिविट्स, सो फेलियर ऑफ रिविट्स इज सिक्वेंशियल बिगिनिंग विथ दोज एट द एंड्स एंड progressive towards center. This type of failure is called unbuttoning. तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ अनबटनिंग क्या होता है। तो लॉन्ग जॉइंट में क्या होता, सबसे पहले हम एजम्पशन में क्या मानते हैं कि इक्वली लोड शेयर होगा। सपोज 100 किलो न्यूटन लोड लग रहा है तो इक्वली लोड शेयर होगा, तो 25 25 25 25 4 यहाँ पर 4 रिविट है, तो 4 रिविट क्या है 25 किलो न्यूटन लोड शेयर करेगा एजम्पशन में। बट अगर लॉन्ग जॉइंट के केस में क्या होता है, आउटर रिविट में इनर रिविट के कंपेयर में आउटर रिविट में मोर लोड आता है। ठीक है, तो जब 15 टाइम्स ऑफ डाया लेंथ ज़्यादा होता है कनेक्शन लेंथ, तो उस कंडीशन में आउटर रिविट में मीन्स 25 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड आएगा तो आउटर रिविट क्या हो जाएगा, पहले फेल हो जाएगा। ठीक है, आउटर रिविट फेल होगा, तो आउटर रिविट के फेल होने के बाद फिर जो 25 किलो न्यूटन जो थर्ड रिविट जो से लोड लेगा, ठीक है, उस थर्ड रिविट पे भी ज़्यादा लोड आएगा तो थर्ड रिविट भी क्या हो जाएगा, फेल होते जाएगा। तो इस प्रकार के फेलियर को हम अनबटनिंग कहते हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, अनबटनिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंट है ना अनबटनिंग। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन भी जो यहाँ से 15 डाया और 150 टाइम्स ऑफ थ्रॉट थिकनेस वेल्डिंग के केस में, ये दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रिप लेंथ। सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्रिप लेंथ होता क्या है। दो प्लेट को सपोज कनेक्ट कर रहे हैं,
तो ये जो लेंथ होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रिप लेंथ कहते हैं। तो एलएसएम में, लिमिट स्टेट डिजाइन में, एलएसएम में अगर जो ग्रिप लेंथ है LG इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ डाया, ठीक है, डाया बोल्ट 5 टाइम्स ऑफ डाया आप बोल्ट, और WSM में LG है ग्रेटर देन 8 टाइम्स ऑफ डाया बोल्ट, देन एफिशिएंसी of joint is reduced, then the efficiency of joint is reduced, ठीक है। जब ग्रिप लेंथ की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ बोल्ट ग्रेटर होता है LSM में, और WSM में 8 टाइम्स ऑफ डाया बोल्ट ग्रेटर होता है, तो जॉइंट की एफिशिएंसी क्या होती है, रेड्यूस हो जाती है। तो तो ये जो शियर लेग, और अभी हम थोड़ा देर पहले देखे लॉन्ग जॉइंट और LG ग्रिप लेंथ वाले केस को, तो शियर लेग जो पहले वाले पार्ट 1 में हम टेंशन मेंबर के पार्ट 1 में देखे थे शियर लेग, तो शियर लेग को ठीक करने के लिए बोल सकते हैं, या शियर लेग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम एक एंगल यूज करते हैं, उस एंगल को कहा जाता है लग एंगल, लग एंगल। तो अब हम लग एंगल को डिटेल से देखते हैं। तो सब लग एंगल क्या होता है, इट इज स्मॉल पीस ऑफ एंगल यूज टू कनेक्ट द आउट स्टैंड लेग ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर टू गजेट प्लेट। देखो यहाँ पर गजेट प्लेट से क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा गजेट प्लेट है। अब देखो एंगल सेक्शन इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये वाले हमारा क्या होगा, आउट स्टैंड लेग होगा। तो आउट स्टैंड लेग को हम क्या करते हैं, आउट स्टैंड लेग है, ये हमारा क्या है, आउट स्टैंड लेग। आउट स्टैंड लेग को हम ये लग एंगल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लग एंगल का एक सेक्शन क्या है, गजेट प्लेट से कनेक्टेड रहेगा, और दूसरा पार्ट क्या है, आउट स्टैंड लेग से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो लग एंगल का यूज हम क्या किस लिए करते हैं, लग एंगल का यूज शियर लेग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लग एंगल का यूज करते हैं। द पर्पस ऑफ द लग एंगल इज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कनेक्शन टू गजेट प्लेट एंड द रिड्यूस द शियर लेग इफेक्ट। तो कनेक्शन लेंथ को हम रिड्यूस करेंगे लग एंगल यूज करके, और शियर लेग इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे। इफ द लग एंगल आर यूज द एफिशिएंसी ऑफ द टेंशन मेंबर इंक्रीजेस। शियर लेग इफेक्ट पढ़ाया था पहले पार्ट में, मैं शियर लेग के बारे में बताया था। शियर लेग क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस। लोड लग रहा है, अभी यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस है, और लोड लगने के बाद ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस डेवलप होगा। तो शियर लेग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन लेंथ ऑफ कनेक्शन को कम करते हैं। अगर लेंथ ऑफ कनेक्शन को हम कम करते हैं तो क्या होता है, तो एफिशिएंसी ऑफ टेंशन मेंबर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम वहाँ पर लग एंगल का यूज करते हैं। ये लग एंगल इम्पोर्टेंट है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जामिनेशन में भी आया है, ठीक है। प्लस सीजी व्यापम जूनियर इंजीनियर के भी एग्जाम में पूछा गया है लग एंगल को, और पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीएससी के एग्जाम में भी लग एंगल को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लग एंगल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्लाइस।
स्प्लाइस क्या होता है? तो स्प्लाइस का यूज दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम स्प्लाइस का यूज करते हैं। ठीक है, दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए स्प्लाइस का यूज करते हैं। तो जब स्प्लाइस में क्या होता है, लोड जब अप्लाई करते हैं हम, तो ये लोड कनेक्शन के थ्रू वन प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्प्लाइस, एक छोटा टॉपिक है स्प्लाइस। तो टेंशन मेंबर की इस पार्ट में हम क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखे हैं? लॉन्ग ज्वाइंट और लग एंगल अभी तक। नेक्स्ट देखेंगे गजेट प्लेट। तो गजेट प्लेट इज द प्लेट प्रोवाइडेड टू मेक कनेक्शन एट द प्लेस वेयर मोर देन वन मेंबर टू बी ज्वाइंट। ठीक है, तो जैसे अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि लग एंगल कैसे कनेक्ट होता है। ये जो प्लेट होता है वो क्या होता है? गजेट प्लेट। लग एंगल एक साइड तो गजेट प्लेट से कनेक्ट होता है और एक साइड आउट स्टैंड लेग से कनेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या होता है? गजेट प्लेट होता है। ठीक है, अब गजेट प्लेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, द टॉप ऑफ द एज ऑफ द गजेट प्लेट इज स्टीफन्ड। ठीक है, इफ इट बिकम्स मोर देन 42 एप्सिलॉन, ये इंपॉर्टेंट है ना, 42 एप्सिलॉन से अगर मोर देन होता है तो उस केस में टॉप एज ऑफ द गजेट प्लेट को हम स्टीफन्ड करते हैं। ओके, इफ एनी केस इट शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। गजेट प्लेट का जो थिकनेस है किसी भी केस में 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन CSEB असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया था, ये वाले क्वेश्चन 12 mm वाले क्वेश्चन। ओके, अब हम देखेंगे नेट इफेक्टिव एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नेट इफेक्टिव एरिया NE इक्वल टू होता है K1 K2 K3 K4 AN। ओके, तो IAS की एग्जाम में ये आया क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका मीनिंग पूछता है। तो K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K3 क्या होता है और K4 क्या होता है, एक एक करके देखेंगे ना हम। तो K1 हमारा होता है डक्टिलिटी फैक्टर। K1 क्या होगा? डक्टिलिटी फैक्टर। ओके, K2 होता है फैक्टर फॉर मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, और K3 होता है जियोमेट्री फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है ना, K3 क्या होता है? जियोमेट्री फैक्टर। और K4 होता है शियर लैग फैक्टर। शियर लैग फैक्टर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। AN क्या होता है? इफेक्टिव नेट एरिया। ओके, अब हम नेट एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लेते हैं। एक सिंपल बता देता हूं मैं। नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस एरिया में, ठीक है, नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम? ग्रॉस एरिया में जितना नंबर ऑफ रिविट D इंटू टी का हम माइनस कर देते हैं। D डाया है और T उसका थिकनेस है। ठीक है, नंबर ऑफ, तो ग्रॉस एरिया क्या होता था? B इंटू टी, B इसका विड्थ है और T क्या है? थिकनेस है। ठीक है, N इंटू D इंटू टी, यहाँ से क्या हो जाएगा? T
बी एन डी, ठीक है। तो टी यहाँ पर 4 रिवीट है तो क्या हो जाएगा 4d इंटू टी, डायाफोल, डी मतलब डायाफोल। ओके, तो ये हमारा इफेक्टिव नेट एरिया निकलता है, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गया हमारा स्टैगर्ड रिविट का केस नहीं है, तब मान लो रिविट स्टैगर्ड है तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये क्या है P1 है और ये क्या है P2 है, पिच सपोज ये G1 है, G2 वाले भी केसेस आ सकते हैं। सपोज मैं इस रिविट को यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो एक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा G1 हो जाएगा, और एक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक G2 हो जाएगा। ओके, तो इस केस में हम नेट एरिया कैसे निकालेंगे, तो ए नेट इक्वल टू ए जी ग्रॉस माइनस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट, ठीक है। सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट माइनस, ठीक है, P1 स्क्वायर अपॉन 4G1 प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 4G2, ये हमारा निकल जाएगा ए नेट। ओके, और एंगल सेक्शन के बारे में तो हम एंगल सेक्शन का ए नेट निकालने के बारे में तो हम पढ़ते हैं A1 3A1 3A1 प्लस A2, ठीक है। ये K है और AN इक्वल टू क्या होता है K A2 होता है। तो A को लिख लेना A1 प्लस K A2। ओके, तो मैं क्वेश्चन कराते समय बता दूंगा कि A1 और A2 कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहां पर K की वैल्यू 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 होता है। ओके, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि 5A1 वाले कहां पर लगता है, 3A1 वाले कहां पर लगता है, और A1 कैसे कैलकुलेट करते हैं और A2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।